बेटे अब हम डीसी सर्किट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का ये सब टॉपिक है और अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चंस आते हैं इससे, सुकून से देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा देखें, हमारे पास सर्किट कॉम्बिनेशन ना टू टाइप के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और एक होता है बेटे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है? देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना समझ जाए, एक वायर के साथ सब अटैच होते हैं, एक वायर के साथ सारी चीजें अटैच्ड होती हैं। जैसे अगर मैं देखूं, ये बैटरी अटैच की हुई है, ये पॉजिटिव सप्लाई, तो करंट की डायरेक्शन यूं है फ्लो होने की, ठीक है, इस वायर के साथ। अब देखें, ये एक वायर है, ये पूरा करंट आया, इन हुआ और करंट आउट हो गया। अब इस पूरे वायर के साथ अगर मैं देखूं, तो ये इंस्ट्रूमेंट ये लगा हुआ, फिलामेंट लैंप एक ये लगा हुआ बेटा, और एक बल्ब ये लगा हुआ, ठीक है। ये सब के सब किसके साथ अटैच्ड है बेटा? एक वायर के साथ अटैच्ड है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये जब एक वायर के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होने का पाथ है वो सिंगल पाथ है, एक ही पाथ है जिसके थ्रू करंट क्या करेगा बेटा? फ्लो होगा। तो वो सर्किट जिसमें करंट फ्लो होने का पाथ एक ही हो, उस सर्किट को हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं बेटे? सीरीज सर्किट। क्लियर? इतना यस। क्लियर हुआ बेटे आपको? जी। देखिए, देर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो। अब देख लें, हमारे पास एक ही पाथ आ रहा है करंट फ्लो। अब टू पाथ्स कब बनते हैं? एग्जाम्पल, अगर मैं एक ये करूं सीन कि मैं एक वायर यूं लगा दूं। अब देखें, करंट के पास चॉइस है। क्या चॉइस है? करंट आया यहाँ पर, अब करंट के दो पाथ मिल गए, एक ये वाला पाथ, एक ये वाला पाथ फ्लो करने का। कुछ करंट यहाँ से जाएगा, तो उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, कहाँ से कितना जाएगा अब वो आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, करंट कहाँ से कितना जाता है, अभी वैसे बता भी देता। अब यहाँ से करंट यूं है, अब करंट को दो पाथ मिल गए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाता, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, या पैरेलल सर्किट कहलाते हैं, जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। जी। अब ये वायर ऐसे भी अटैच्ड हो सकते हैं, और इस वायर को मैं और मल्टीपल तरीके से भी अटैच कर सकता हूँ। यहाँ से भी अटैच कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर मैं अटैच करूंगा ना बेटा, तो अगर करंट यहाँ पर आएगा, फिर करंट के पास चॉइस है, वो यूं जाना चाहे, कुछ अमाउंट ऑफ करंट यूं निकल जाएंगे और कुछ अमाउंट ऑफ करंट यूं निकल जाएंगे। अच्छा, उस टाइम पे ना करंट को ना क्या होता है, करंट के पास चॉइस हो जाती है। चॉइस का मतलब क्या है बेटा? कि जो लो रेजिस्टिव पाथ होता है ना, क्या होता है बेटा? लो रेजिस्टिव पाथ, करंट हमेशा उसी को क्या करता है बेटा? फर्स्ट प्रायोरिटी देता है कि वहां से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा देखें, करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने पढ़ा। लो रेजिस्टिव पाथ होगा तो उस वायर से करंट क्या हो जाएगा बेटा? हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो लेस अमाउंट ऑफ करंट उस पाथ से, जहाँ हाई रेजिस्टिव पाथ होगा, वहां से लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। आ रही बात समझ में? जी। ये अच्छा, हमने जो एक वो पढ़ा था, एमीटर पढ़ा था ना, हमने एमीटर यही देखा था कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ एमीटर सीरीज में लगता है, पैरेलल एमीटर नहीं लगता। एमीटर पैरेलल नहीं लगता, यानी यूं नहीं लगेगा एमीटर। क्यों नहीं लगता? इसका रीजन भी यही था, मैंने बोला था ना, अब बताऊंगा इसका रीजन, आगे जाके समझ में आएगा। तो इसका रीजन यही था, अगर एमीटर को हम पैरेलल में लगा देते हैं ना, यूं करके, पहले बना के दिखाता हूँ आपको पूरा ये, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद हम आगे मूव करें। एग्जाम्पल जैसे ये यही है, यूं करके अगर मैंने एमीटर को यूं लगा दिया इसके साथ यहाँ पे, तो अब देखें, जब यहाँ पर करंट आएगा ना, अब करंट के पास चॉइस है यहाँ पे आने के बाद, कि वो यूं भी निकलेगा और कुछ अमाउंट ऑफ करंट यूं भी जाएंगे। अब देखें, तो ये एक फिलामेंट लैंप है, इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, इसकी कोई ना कोई क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? तो अब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा जी। है विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर, एमीटर की रेजिस्टेंस लेस है। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा पूरा का पूरा, ये पाथ फ्लो करेगा करंट, और करंट आउट हो जाएगा, और करंट इस इंस्ट्रूमेंट से पास ही नहीं होगा। जब इस इंस्ट्रूमेंट से पास ही नहीं होगा, तो ये ऑफ रह जाएगा।
आ रही बात समझ में? तो जी। इसलिए एमीटर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते सीरीज हैं, में। पैरेलल कभी कनेक्ट नहीं करते। अब रीजन आ गया समझ में? जो हमने यस। कल देखी थी, कल की क्लास में जो चीजें पढ़ी थी। अच्छा ठीक है। तो अब देखें, देयर इज ओनली पाथ फॉर करंट टू फ्लो, ये है। अच्छा, एक सिंगल स्विच जो इसमें लगा हुआ था, अगर वो सिंगल स्विच हम ऑफ करें या ऑन करेंगे तो पूरा सर्किट जो है, सर्किट के सारे लोड ऑन ऑफ होंगे। यानी यहाँ पर एक स्विच अगर हम लगा दें, एक ही स्विच अगर मैं उसको ऑफ कर दूं, तो या तो ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे एक साथ, और अगर मैं ऑन करूं तो सब के सब, सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, एक साथ क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, ऑन हो जाएंगे। ऑन हो जाएंगे। अरे बात समझ? तो एक स्विच यस। कंट्रोल करता है, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। क्या है बेटा? अगर कोई भी लोड, लोड का मतलब यही है ना, कोई भी कंज्यूमर, ठीक है, फेल हो जाए, ब्रेक हो जाए, यानी अगर ये ब्रेक हो गया, एग्जाम्पल यहाँ से कोई ना कोई इसमें इशू आ गया, तो अब करंट आएगा, अब ये ब्रेक हुआ है ना, करंट आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। जब करंट आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा तो सर्किट ऑफ रहेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर एक लोड भी या एक इंस्ट्रूमेंट भी ब्रेक हो जाता है ना, तो सारा के सारे सिस्टम क्या हो जाता है, हमारा ऑफ हो जाता है पूरा सर्किट। या तो हम कहते हैं सर्किट ब्रेक हो गया, या हम कहते हैं सर्किट ऑफ हो गया। कोई कोई एक सिनेरियो आ जाता है इसमें। आ रही बात समझ में? जी। ये चीज कहलाती है डिसएडवांटेज, इसके अक्सर लिखने के लिए आते हैं, ये चीज कहलाती है सीरीज सर्किट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये चीज क्या कहलाती है मेरे बेटे, सीरीज सर्किट। अब अब इस सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में हमें दो चीजें, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। हमें करंट फाइंड आउट करने, कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेजेस के फॉर्मूले क्या होंगे, और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक है, तो करंट से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये सीरीज है ना, इस सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पे। यानी हर पॉइंट पे करंट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। कांस्टेंट। यानी सिक्स कांस्टेंट बोलें या सेम बोलें, ठीक है, एक ही बात है। यानी अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट वन की बात करूं, तो यहाँ पे जो आएगा वो करंट वन आएगा, इसकी बात करूं तो यहाँ पे आएगा करंट टू, और इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे आएगा बेटा करंट थ्री। तो ये सब के सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, और यहाँ पे जो आएगा बेटा वो टोटल करंट होगा। ठीक है, ये सब एक दूसरे के क्या होंगे बेटे, इक्वल होंगे। करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट, द करंट फ्रॉम सेल बैटरी इज सेम एट ऑल पॉइंट। यानी सेल और बैटरी से जो करंट निकलेगा, प्रोड्यूस होगा, वो सब के सब जगह इक्वल होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। आ रही बात समझ में? यस। तो इसमें करंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट करंट सेम रहता है हर जगह। अब वोल्टेज क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। यानी यानी अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है बेटा। ओके। सर मैं भी आ जाऊँ, 2 मिनट बस, 2 मिनट में। ठीक है, आप भी आ जाइए।
बैक। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम देखेंगे वोल्टेजेस का क्या गेम होता है। बट हमने तो वोल्टेज डायरेक्टली पढ़े नहीं, हमने पढ़ा है ईएमएफ और पीडी के रिस्पेक्ट से सबको। ठीक है, तो जी। हम ईएमएफ और पीडी के रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे। जो हमें पता है टोटल वोल्टेजेस होते हैं, अफेक्टिव वोल्टेजेस होते हैं, वो ईएमएफ होते हैं किसी भी सर्किट में। तो ये जो टोटल वोल्टेज है ना, ईएमएफ, ये सब में डिवाइड होगा। यानी अगर मैं ये V1 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट वन का, V2 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट टू का, और V3 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट थ्री का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे टोटल, यानी मुझे ईएमएफ अगर मैं मुझे फाइंड आउट करना हो, तो मुझे सारे के सारे पीडी को क्या करना होगा, आपस में क्या करना होगा बेटा, ऐड करना होगा। ठीक है, पीडी, सब पीडी को मैं इंडिविजुअली ऐड करूंगा तो मुझे ईएमएफ क्या होगा बेटा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे टोटल वोल्टेज यानी अफेक्टिव वोल्टेज ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तमाम इंस्ट्रूमेंट के इंडिविजुअल पीडीएफ को मैं आपस में क्या कर लूंगा बेटा, ऐड कर लूंगा। तो द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लोड इज इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लोड इज इक्वल टू ईएमएफ। अब इसमें क्या होता है बेटा, जिस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसका ईएमएफ भी ज्यादा, उसका पीडी भी ज्यादा होता है, याद रखिएगा। लार्जर रेजिस्टर हैव मोर वोल्टेज, स्मॉलर वन हैज लेस। यानी अगर ये जो है बल्ब टू, अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है ना बेटा, तो इसके अक्रॉस पीडी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अगर ये 24 वोल्ट्स दे रहा है तो इसमें 8 वोल्ट्स आए, इसमें 8 वोल्ट्स आए, इसमें 8 वोल्ट्स आए। ये जब पॉसिबल है जब सबकी रेजिस्टेंस इक्वल होगी, जब सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। बट अगर V2 की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि नहीं बिलो से करते हैं, V2 की रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस 8 ओम्स है, और इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम्स है। तब क्या होगा बेटा, तब सबसे ज्यादा पीडी यहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा 12 वोल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 8 वोल्ट्स, और यहाँ पर रिमेनिंग कितने वोल्ट्स आ जाएंगे, 6 वोल्ट्स आ जाएंगे। और ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, 12 और 8 20, और ये 26 वोल्ट्स। आ रही बात समझ में? अब क्लियर जी। है? तो ये हमें इस तरीके से इसके फॉर्मूले लगाने होंगे। हम पास पेपर करते हुए इस चीज को बहुत आराम से ध्यान से करेंगे। अब रेजिस्टेंस, जो हमें थर्ड चीज फाइंड आउट करनी होगी, जिस तरीके से हम ईएमएफ निकालेंगे इसी तरीके से इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कहलाती है, ये निकालेंगे। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, सिंपल, और वो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, तो 10 20 30 इट इज इक्वल टू 60। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 60 के बराबर है, और ये इन सब की इंडिविजुअल वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। ये याद रखिएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, तो तीनों चीजें हमने देखी, एक दफा रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। करंट जो होगा इस सेम एट ऑल पॉइंट, हर जगह सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैंने पूरे सर्किट में किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का करंट फाइंड आउट कर लिया तो मुझे किसी और इंस्ट्रूमेंट के करंट फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। ठीक है, और जो ईएमएफ होगा बेटा, तो यानी टोटल वोल्टेज, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के पीडी का क्या होगा बेटा, सम होगा। और इसी तरीके से अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालूं, वो भी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा बेटा, एक एडिशन होगी, सम होगी। क्लियर हो गई बात? या। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने डन कर लिया बहुत इजीली। अब हम आ गए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, या पैरेलल सर्किट पर। अब पैरेलल सर्किट सीरीज से वही चीज अलग है, वहां पे आधी हमने ये पढ़ लिया था। देयर इज मल्टीपल पाथ फॉर करंट टू फ्लो, या मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं इसकी। अब मल्टीपल ब्रांचेस का, अब ये पॉजिटिव सप्लाई अगर यूं आएगी करंट की, डायरेक्शन बना देते हैं,
पॉजिटिव सप्लाई यूं आ रही है। अब देखें, अब करंट के बाद टू पाथ है, इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, और हाई अमाउंट ऑफ करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, इन दोनों में जो लो रेजिस्टिव है। अब यहाँ से आने का मकसद इन दोनों पे बात जाना है, इन दोनों में और इसमें जो लो रेजिस्टिव एरिया है वहां से ज्यादा करंट पास आउट होगा। ठीक है, अब ये करंट यूं भी आ रहा है, यूं भी जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, यूं भी जाएगा, यूं भी जाएगा, यूं भी, यूं यूं होता हुआ अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करेगा करंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये वी ईएमएफ है। ठीक है, ये V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 V3, और इसी के अक्रॉस होगा I1 I2 I3, और यहाँ पर होगा बेटा टोटल I। ठीक है, अब इसके सारे फॉर्मूले सीरीज सर्किट के फॉर्मूले से क्या है मेरे बेटे, डिफरेंट है। दोबारा देखते हैं, देयर इज मल्टीपल पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी या करंट टू फ्लो, या मल्टीपल ब्रांचेस लगी हुई होती हैं इसकी इन सर्किट विथ ब्रांचेस प्रोवाइडिंग मोर देन वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो। मल्टीपल बोले या मोर देन वन बोले। अच्छा, इसका उसमें डिसएडवांटेज क्या था, अगर एक लोड भी या एक जगह से कोई इंस्ट्रूमेंट भी ब्रेक हो जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। इसमें ये नहीं है, इसमें एडवांटेज है। अगर एग्जाम्पल एक लोड भी ब्रेक हो जाता है तो अदर लोड क्या करता है, सर्किट को ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखें कि ये ब्रेक हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, करंट आएगा यहाँ पे, यहाँ वाला करंट तो पास आउट नहीं हो पाएगा, बट करंट यहाँ पर भी तो डिवाइड हो रहा है तो वो यहाँ से होके पास आउट हो जाएगा। करंट यहाँ पर भी तो डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ से होता हुआ पास आउट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और अगर दो यस। भी ब्रेक हो जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो करंट के पास फिर भी एक डायरेक्शन है, यहाँ से आएगा, यूं होता हुआ पास आउट हो जाएगा, सर्किट ऑन रहता है इसमें। अगर मल्टीपल लाइंस भी ब्रेक हो जाए तो भी सर्किट क्या रहता है, ऑन रहता है इसमें। आ रही बात समझ में? तो ये इसका एडवांटेज है अगर मैं बोलूं विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज सर्किट। अच्छा बेटा, अब इसमें भी तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। कौन सी तीन चीजें बेटा, करंट, ईएमएफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों चीजें वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं इसकी। ठीक है, अच्छा वहां पर क्या था, करंट सेम था, यहाँ पर करंट सेम नहीं है, करंट डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है यानी अगर हम सारे इंस्ट्रूमेंट के करंट को सिंपली ऐड करें या सम करें तो वो हमारे पास टोटल करंट के बराबर होता है। ठीक है, जैसे वहां ईएमएफ हम फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करेंगे, दोनों रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, दो करंट ऑफ सेल और बैटरी इज इक्वल टू द करंट ऑफ ईच कंपोनेंट, लार्जर रेजिस्टर हैव लेस while smaller resistor receive high current। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट सबसे कम फ्लो होगा। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट वन है, अगर इसकी रेजिस्टेंस सबसे हाई है तो इसमें करंट सबसे लेस अमाउंट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये रेजिस्टेंस टू है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम है तो करंट सबसे मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ फ्लो करेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और यस। जो टोटल करंट यहाँ से निकल रहा होगा वो इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा वन बाय वन, तो वन बाय वन जब सम करूंगा इनका तो वो इक्वल होगा टोटल करंट के। ठीक हो गया? यस। अब अब वोल्टेज इसमें जो होंगे वो इक्वल होते हैं, जैसे सीरीज में करंट थे, यहाँ पर ईएमएफ जो होगा वो इक्वल होगा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये हमने उसमें भी देखा था, याद है मल्टीपल कॉम्बिनेशन जब हमने सॉल्व करे थे इसमें, ये देखिएगा कल हमने जो यहाँ पर इसे सॉल्व करा था ना, मल्टीपल कॉम्बिनेशन को इधर सॉल्व करा था। भूल गया यार, कहा था, ये रहा, ये देखें, ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करा था। अब ये देखें पैरेलल लगे हुए एक दूसरे के। अब हमने पैरेलल में क्या करा था बेटा, एक दूसरे के लगे हुए हमने एक ही तरफा लिया था वोल्टेज को। यानी जो पैरेलल में जो वोल्टेजेस होते हैं वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सब एक दूसरे के क्या होंगे मेरे बेटे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल। सही है, यानी अगर ये बैटरी हमें प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट्स ये बैटरी दे रही है, तो यहाँ पर भी 24 वोल्ट्स आएंगे V1 में, V2 में भी 24 वोल्ट्स आएंगे, और V3 में भी क्या आएंगे, 24 वोल्ट्स आएंगे। ठीक है,
तो वी यस। सेम रहता है बेटा हर पॉइंट पे, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम द इक्वल ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी और सेल। लास्ट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, उसमें सिंपल रेजिस्टेंस ऐड हो रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐड तो होगा बेटा, बट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में ऐड होगा, यानी 1 अपॉन में ऐड होंगे, क्यों? ठीक है। यानी 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सर ठीक ऐसे है। क्यों? बता रहा हूँ क्यों। अच्छा, पहले ये चीज क्लियर करूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है 1 अपॉन में ऐड हो जाते हैं। अब याद रखिएगा, कोई भी चीज अपॉन में आती है ना तो वो स्मॉल होती है, यानी 10 है सिंपल नंबर, अगर मैं इसे 1 अपॉन 10 रखूंगा तो 0.1 स्मॉल हो जाएगी। 1000 है सिंपल नंबर, अगर मैं इस 1000 को कन्वर्ट करूंगा 1 अपॉन 1000 में तो वो और छोटा हो जाएगा, 0.001। तो जो चीज अपॉन में होती है रेसिप्रोकल में वो छोटी होती है। तो अगर इसका मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, ये लेस देन होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगी, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी ये क्या होगी, हमेशा लेस वैल्यूज में होगी। क्लियर? यस। क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा हम इसके कॉम्बिनेशन वगैरह सॉल्व करते हैं, सर्किट के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक ये कॉम्बिनेशन है, ये है, फिर पोटेंशियल डिवाइडर देखना है, इसके फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, अच्छा, अच्छा देखें अब ना, ये सर्किट के कुछ कॉम्बिनेशन आ गए। हमने क्या देखा कि सर्किट में, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, अच्छा, अगर हम क्या देख रहे हैं बेटा, अगर ये दोनों, ये नहीं लगा होता, ये यहाँ पे सिंपल होता, तो ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलती है बेटा, अगर हम देखें तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। तो R1 है 10, R2 है 20 इज इक्वल टू 30 ओम्स, ये अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल जाती, ठीक है। बट यहाँ पर ना सर्किट के कॉम्बिनेशन अलग है। पहले ये सिंपल वाला देख लें, अगर ये यूं लगा होता, ठीक है, ये यूं लगा होता 10 ओम और 20 ओम्स, तो ये सिंपल क्या हो जाता बेटा, ऐड हो जाता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे क्या कर देते हैं बेटा, सिंपली ऐड कर देते हैं, ऐसा ही है। जी। मैं फॉर्मूला ना लिख दे रहा हूँ ताकि माइंड में रहे, रुके एक मिनट। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये फॉर्मूले सामने रहेंगे तो सॉल्यूशन में इजी इजी सीन हो जाएगा। तो अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालता ना तो वो यूं होता R1 प्लस R2, सो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम्स, सीधा सीधा गेम हो जाता। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है बेटा, दो सीरीज के साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, दो सीरीज के साथ एक कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है बेटे, मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर ऐसे कोई मल्टीपल कॉम्बिनेशन वाला सीन आ जाए ना, कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स ऐड हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारे पास मोर देन अ ब्रांच होती है ना उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर मोर देन वन ब्रांच कौन कौन से सीन हो रहा है, सीरीज ऊपर मोर देन वन 10। है। तो हाँ, तो हम पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, इनको तो हमने बेसिकली सॉल्व कर ही लिया, साइड में आंसर क्या है 30। तो अब पता है ये डायग्राम कैसे बन जाएगी, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, तो तो इसका ऊपर मतलब, एक 30 नीचे एक 30 है दोनों। जी वेल डन, ऊपर ये 30 हो जाएगा और ओम्स। नीचे भी, नीचे एक 30 हम्म, ओम्स। नीचे भी यहाँ पर यूं करके 30 ओम्स। जो हो जाएंगे वो
30 ओम हो जाएंगे। एक मिनट। सही है, ये हो जाएंगे। यस। तो अब ये पैरेलल बन गए, तो पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 2/30। बट ये आ रहे बेटा 1/RT, हमें RT चाहिए तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा इसको, तो ये हो जाएगा RT इज इक्वल टू 30/2 एंड इट इज इक्वल टू 15 ओम्स। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में ये वाला? जी। सही है। तो यस। हमने ये देखा कि इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। अगर 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 हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए और दोनों की इक्वल वैल्यू क्या हो, पैरेलल में अगर रेजिस्टर लगे हों और दोनों की इक्वल वैल्यू हो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखें और उसको नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दें। यानी दो रेजिस्टर है तो हमने 2 से डिवाइड करा, उसका आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है, बट ये अप्लाई जब होगा जब नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टर क्या हो बेटा, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, जी। ये भी एक मेथड है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकती हैं, शॉर्टकट मेथड। अब ये देखेंगे, तो इसमें अगर मैं देखूं, एक मिनट। हम अच्छा, इसमें भी हम करते हैं फाइंड अफेक्टिव रेजिस्टेंस, फाइंड अफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन में भी मैं करूं, तो अगर मैं देखूंगा तो मोर देन वन ब्रांच कौन सी ऐड हुई हुई है, पैरेलल की। तो मुझे पैरेलल को इसमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पैरेलल का सॉल्व करने का फॉर्मूला हमें पता है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो इट इज, इसे R1 कॉल कर देते हैं टेम्पोरली, इसे R2 कॉल कर देते हैं। सो 1/10 प्लस 1/30। जल्दी से बेटा एलसीएम लेके आंसर बताएं मुझे। 10 0.13 आ रहा है अगर उस पर देखें तो, बिना एलसीएम लिए। एलसीएम लेके टू ओवर 15, 2/15 आ रहा है एलसीएम लेके। सही है, 2/15 को जब आपने रेसिप्रोकल करा तो आ गया, क्या आंसर आया, 7.5। नहीं, 0.13। यस ना। नहीं ना, टू बेटा ओवर 1/, फिफ्टीन में का भी तो आंसर। करेंगे उसको। ओके। देखें, अगर हम जी इसे, जी जी। आ रही बात समझ में, इसे हम रेसिप्रोकल हम्म। इधर करें तो ये हो जाएगा RT, और इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5 ओम्स। तो रेजिस्टर की न्यू शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 7.5 ओम्स और ये 20 ओम्स। ये अब ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए बेटा, सीरीज में आ गए। तो हम सिंपली इनको ऐड कर लेंगे, RT इज इक्वल टू 7.5 ओम्स प्लस 20 ओम्स इज इक्वल टू 27.5 ओम्स ओम्स। का हमारे पास इफेक्टिव फाइनल रेजिस्टेंस आ गई। क्लियर हो गई बात ये? यस। अच्छा, अब हमने देखे अभी क्या सीन करा था, हमने करा था कि दो सीरीज और एक पैरेलल, और दो पैरेलल एक सीरीज। अब दो सीरीज दो पैरेलल का हम खुद बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं नीचे। ठीक है, और इसे खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप मुझे बताइएगा कि सीन क्या होगा। दो सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, और दो पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लगाते हैं बेटा 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, ठीक है, जी। 40 ohms। कैसे होगा सॉल्व, एनी आइडिया? पहले 10 और 20 को प्लस ऐड करेंगे एंड देन 30 एंड 40 को ऐड करेंगे। जबरदस्त, फाइंड अफेक्टिव रेजिस्टेंस, वेल डन। ये सिंपलेस्ट मेथड है कि पहले सीरीज वालों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऊपर नीचे दोनों सीरीज में ऐड कर देते हैं, यानी 10 और 20 ऐड कर देंगे तो 10 ohms प्लस 20 ohms इज इक्वल टू 30 ohms, ठीक है। और इधर जब इन दोनों को ऐड करेंगे 30 + 40 इज इक्वल टू 70 ohms। तो सर्किट की न्यू शेप कुछ यूं आ जाएगी। अब टॉप पर होगा बेटा 30 ohms, 30 और नीचे होगा 70। यस, और नीचे हो जाएगा बेटे 70 ओम। 70 ohms। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 1 प्लस वन upon अपॉन R1 आर plus 1 upon टू 2। सो 1/30 प्लस 130, 1 upon 1/70 करें जरा। 70, 1 upon 1/21। 1/21, जी। 1/21, तो जब फिर रेसिप्रोकल 21 over करेंगे 1, 21 over हाँ 1। 21 ohms की रेजिस्टेंस आ गई। अच्छा, अब हमने सीरीज में पैरेलल में क्या पढ़ा था, इसकी जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो लेसर होती है, देखें लेसर आई है इन दोनों से, जी। ये भी प्रूव हो गया। और हमने यहाँ पर पढ़ा था इसकी जो अफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो ग्रेटर आई है, देखें ग्रेटर आई, ठीक है। तो यस। ये अच्छी खासी चीज़ें कर ली। अब ये ऊपर पास पेपर अटैच्ड हैं, इनको भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, जी, क्या फरमाया इन्होंने। हम्म हम्म अच्छा, क्या बोला है, फिगर 10.1 शोज अ सर्किट कंटेनिंग फिलामेंट लैम्प, ये रहा फिलामेंट लैम्प हमारा, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ohms, रेजिस्टेंस ये रहा 0 पॉइंट, सॉरी, हाँ फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस है 0.3 ohms एंड टू रेजिस्टर ईच ऑफ 0.20 ohms, तो दोनों रेजिस्टर यानी फिक्स रेजिस्टर है 0.20 ohms के। आ गया क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प एंड टू रेजिस्टर्स। तो लैम्प एंड टू रेजिस्टर वही 0.20 कॉन्सेप्ट। plus 0.20। हाँ, पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मोर देन वन ब्रांच है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या लगे हुए हैं बेटा, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पहले हम इन पैरेलल। दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर फाइनल को हम इसमें ऐड कर देंगे सिंपल ले जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा यस। बेटा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 3 मार्क क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट देंगे इसको। सो 1/R1 इसको कॉल कर देते हैं, R2 इसको कॉल कर देते हैं, तो 1/0.20 प्लस 1/0.30, जरा ऐड करें इन दोनों को, आंसर बताइए एलसीएम लेके। 1/0.20। जी, एक सेकेंड। 25/3। 25/3, यस। यूं 3 over 25/3 25। यूं, जी। 3/25। 3/25 है, 25/3 है। नहीं नहीं, 25/3 है, उसको हम रेसिप्रोकेट एक मिनट, करेंगे। लेट मी चेक, मैं करता हूँ। 4/25। 0.12। 0.20 प्लस 1 डिवाइड बाय 0.30, बेटा 25/3, यस। जब हम इसे इसको रेसिप्रोकल रेसिप्रोकेट करते हैं करेंगे तो 0.12 आ रहा है। 12। 0.12 सही है। जी। अब 0.12 में हम इसे ऐड कर देंगे सिंपल, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो आर टी इज इक्वल टू 0.12 प्लस प्लस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट टू टू जीरो जीरो
0.20 0.32 0.32 32 0.32 ओम्स की ohms हमारे पास बेटे की आ गई, यूनिट। रेजिस्टेंस आ गई। हाँ, ठीक है बेटा। जी अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या फरमाया इन्होंने? द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी फॉर सप्लाई इज इंक्रीज्ड so that current in the lamp is increases। कह रहे हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना सप्लायर का, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी पीडी इंक्रीज हो गया। पीडी बोले तो यहाँ पर जो होगा ये पीडी इंक्रीज हो गया। स्टेट। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसका कि क्या सीन होंगे। जहन में रखिएगा बेटा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या क्या चीजें पढ़ी थी? जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता पोटेंशियल है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस और इंक्रीज जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बेटे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इंक्रीज बस होता ये है। कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब उन्होंने उसके आगे क्या बोला है? एक मिनट। स्टेट एंड एक्सप्लेन चेंज इन रेजिस्टेंस। स्टेट करें रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आई होंगी और उसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों आई होंगी। भाई हमें पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, यानी पीडी इंक्रीज है, तो पीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। तो हम इन्हें बोलेंगे रेजिस्टेंस। स्टेट करेंगे क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब एक्सप्लेन करेंगे कि रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हुई। देखें, अब हमने ये पढ़ा था जब पीडी इंक्रीज होता है, ठीक है, जब पीडी इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है तो उनको वाइब्रेशन करने में इशू होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट डिक्रीज हो जाता है। तो खैर उसकी तो बात नहीं हो रही अभी। तो हम एक्सप्लेन करते हुए सिंपल ये लिख देंगे कि टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ है बेटा? इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ लैम्प टेम्परेचर। इंक्रीजेस। लैम्प की बात हो रही है, ऑफ लैम्प इंक्रीजेस। सही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑफ लैम्प, लैम्प का ही लिख देते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जिसमें हमने रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन भी देखे, और ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हैंड टू हैंड। अच्छा, क्या बोले क्या बोले? ठीक है, कुछ ग्राफ के थ्रू दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है? सही है, ठीक है। हम्म क्या है बेटा? फिगर 9.1 शोज करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ, यानी आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। ठीक है, फॉर अ रेजिस्टर एंड अ थर्मिस्टर। अच्छा, एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। ये रहा रेजिस्टर, स्ट्रेट लाइन, और ये रहा थर्मिस्टर। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर व्हेन पीडी अक्रॉस इट 7 वोल्ट्स। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। किसकी रेजिस्टेंस निकालने बोली है बेटा इन्होंने? थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर की। तो क्या क्या करेंगे हम थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए? कुछ ऐसा जिस पॉइंट पे ग्राफ गिवन है। जिस पॉइंट पे रेजिस्टर थर्मिस्टर मीट करे उस पॉइंट को निकाल के फिर जी, उसकी एक वैल्यूज दफा यूज रिपीट करेंगे। करिएगा। जिस पॉइंट पे रेजिस्टर थर्मिस्टर मीट करे उस पॉइंट को निकाल के हम निकालना है। हाँ, तो देखें हम क्लियर ना था विद रिस्पेक्ट टू ना करंट बात करेंगे। ओ, विद रिस्पेक्ट टू हम पीडी बात करेंगे। पीडी गिवन है ना, तो पहले हम पीडी देखेंगे 7 वोल्ट्स कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब 7 इन्होंने किसका बोला है? थर्मिस्टर का बोला है। थर्मिस्टर ये रहा, तो अब सेवन जहाँ वोल्ट्स पे को दोनों लेकर पॉइंट जाते हैं। मैच हो रहा है, ज्वाइन हो ये रहा रहा, है। हाँ, जी, तो यहाँ से ये वाला ये पॉइंट ज्वाइन हो है रहा है, तो ये हमें करंट मिलेगा पहले। 5 ये करंट, पॉइंट ये 5 वोल्ट है, 5 पॉइंट 5 एम्पियर है, सॉरी, ये 5 एम्पियर है। ये 4 हुआ। 4 और 5 में कितने गैप्स हैं बेटा? 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये होगा 4.6। 4 पॉइंट। सही है।
तो 4.6 जी। R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। तो यस। V इज 7, I आई इज ओवर फोर वी ना। पॉइंट फाइव डिवाइड करें 4.6। 7/4.6, 1.52। 1.52, 1.52 यानी 1.5 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ओम ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इन टेबल टिक द बॉक्सेस इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टर एंड ऑफ थर्मिस्टर। अच्छा, व्हेन द पीडी अक्रॉस इंक्रीज फ्रॉम 0 to 7 volts। कह रहे हैं भाई इन दोनों में एक रेजिस्टर, ये वाला ये फिक्स रेजिस्टर है, ये ओम लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें और थर्मिस्टर के किसमें फर्क बताना है हमें, रेजिस्टेंस में बताना है। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 0 से 7 वोल्ट तक क्या करा बेटा, इंक्रीज करा। इंक्रीज तो कर जीरो दिया। से सेवन वोल्ट तक इंक्रीज करा है, तो बेटा इसकी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रही है, ऐसे ही है? ये देखें, है ना, ये ओम लॉ का ग्राफ है। I इज जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो टू रेजिस्टेंस वी। तो इसमें कांस्टेंट रही है। तो टिक करते हैं जरा जल्दी से कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या रही है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है। अब थर्मिस्टर में क्या होता है बेटा, थर्मिस्टर में जब हम पीडी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब हम पीडी इंक्रीज। बढ़ाते हैं तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, तो जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस उसकी। डिक्रीज हो जाती है। थर्मिस्टर का ये गेम होता है ना, टेम्परेचर जी। इज इनवर्सली टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हाँ, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है। यस। तो ये आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम देखेंगे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे पूरी, उसमें हम उसके सारी चीज़ें देखेंगे, पावर वगैरह के सारे फॉर्मूले और लाइव वायरिंग वगैरह, और उसके बाद हम इसके पास पेपर क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक।